हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें MCQ सम्स बहुत सारे आते हैं। मतलब मोर देन 70 और 80% आपके सम्स MCQ के पूछे जाएंगे इस टेबल के बेस पे। इस टेबल में मैंने कुछ चीज़ें ऐड भी की है, कुछ मॉडिफाई किया है। हालांकि आप लोगों के बुक में भी ये टेबल दे रखी है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा अलग बनाया है। अब ध्यान से देखना, इस टेबल में जो भी बातें लिखी गई हैं इसके अलावा कुछ भी आपके सामने नहीं आने वाला। मतलब जो क्वेश्चंस आप लोग के आएंगे कुछ भी नहीं छूटेगा। अच्छे से ऑब्जर्व करना, इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स भी समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, एंड तक देखना। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो जी, MCQ बेस्ड ये टेबल है। इसमें इक्वेशंस कौन से फॉर्म में होंगी? 2 वेरिएबल्स में। ठीक है जी। ये रेशोज क्या होते हैं हम क्वेश्चन में अभी बात करेंगे। फिलहाल ये दोनों टेबल आप लोगों को देखनी है। ये दोनों कॉलम में क्या क्या बातें लिखी हैं सिर्फ इनको लर्न कर लेना, काम सारा हो जाएगा खत्म। ठीक है जी। पहला देखो, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या बोलेंगे? उसको 2 तरीके से बोल सकते हैं। पहला इंटरसेक्टिंग लाइंस है या कंसिस्टेंट है। ठीक है जी। अभी हम बात करेंगे कि ये दोनों होते क्या हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगर ये दोनों तीनों इक्वल हैं तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस या कंसिस्टेंट। ठीक है जी। अगर ये दोनों इक्वल है, ये बराबर नहीं है, दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस और इनकंसिस्टेंट। अब अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन की बात कर लेते हैं। इसमें अगर ये बराबर नहीं है तो इसको बोलते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। अब ये है क्या, बात करेंगे। अगर तीनों इक्वल है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर 2 इक्वल है, ये बराबर नहीं है तो नो सॉल्यूशन। मतलब ये हो गया कि ये वाला जो सेकंड कॉलम है ना आप लोग का, पूरा का पूरा बेस्ड है सिर्फ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। ठीक है। और ये जो टेबल है आप लोग की, ये जो कॉलम बनाया हुआ है, ये सारी की सारी वैल्यूज निकालने के ऊपर है। मतलब कोई भी वैल्यू निकालने के लिए पूछेगा तो वो इसी से रिलेटेड होगा, और ग्राफ के बारे में अगर कुछ बातें पूछ रहे हैं तो वो इससे रिलेटेड होगा। दोनों क्लासिफाइड हो गए। ये कोई वैल्यू निकालने के लिए होगा, ये ग्राफ से रिलेटेड बातें पूछेगा। ठीक है जी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ग्राफ का कंप्लीट बेस और डीप नॉलेज के साथ में वीडियो बनाई थी, आप देख लेना। मैंने डिस्क्रिप्शन में वैसे डाला हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप देख लेना। तो कंप्लीट आप लोगों का ये टेबल आज खत्म करेंगे हम। ठीक है जी। अब देखो, जैसे ये 3 इक्वेशंस हमने लिए हैं, तो पहले इक्वेशंस में पहले रेशोज जान लेते हैं होता क्या है। ठीक है जी। तो एक पहली इक्वेशन है, रेशोज का मतलब कुछ खास नहीं है, बहुत इजी है दोस्तों। x, 2 इक्वेशंस हैं आपके पास। a1 की वैल्यू है जो x के पास कांस्टेंट लिखा हुआ है, और a2 की वैल्यू है जो नेक्स्ट वाली इक्वेशन में लिखा हुआ है। वेरी इजी। b1 की वैल्यू है -4, b2 की वैल्यू है 6, c1 की वैल्यू है 8 और c2 की वैल्यू है -9। दोस्तों ये साइन मत छोड़ना, माइनस का अगर है तो लगाएंगे। ठीक है। अब इनको अपने आप अपॉन में रखें। 5/7 इक्वल टू -4/6। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है तो आप कर देंगे। आप ध्यान से देखिए, क्या ये इक्वल है? अगर ये इक्वल होगा तो ही आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये इक्वल नहीं है। इट मीन्स क्या हुआ, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ग्राफिकली पर्पज से हम इसको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस या कोइंसिडेंट, सॉरी कंसिस्टेंट लिखा है ना। इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलो या कंसिस्टेंट बोलो। ठीक है जी। पहला काम हो गया फिनिश। आप देख लें, इसको कॉपी कर लें अगर करना है तो, पॉज करके कॉपी कर लेना। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड, 9x 3y + 12 = 0। अगली इक्वेशन है 18x 6y + में 24 = 0। देखिए जी, सेम वही, a1 की वैल्यू 9, a2 की वैल्यू 18, b1 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है 6, c1 की वैल्यू है 12 और c2 की वैल्यू है 24। अपॉन में लगा के देखो, 9/18, 3/6। अच्छा कट जाएंगे ये, 9, 2, 3, 2 कट गया। 1/2, 1/2 बराबर हो गए। तो ये लास्ट वाला भी आप लोग को लिख लेना है दिस। इसका मतलब क्या हुआ, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तीनों बराबर हो गए। तो इसको कौन सी लाइन बोलेंगे? देखो ये
तीनों इक्वल है, तो इसको हम ग्राफिकली पर्पज से क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस या कंसिस्टेंट। और अलजेब्रिक में यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। वो तो क्वेश्चन जब हम करेंगे तो पता चलेगा, अभी फिलहाल ये पर्पज से हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा एक और देख लो, तीसरे क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, A1 की वैल्यू है 6, A2 की वैल्यू है 2, ठीक है जी। B1 की वैल्यू है -3, B2 की वैल्यू है -1, C1 की वैल्यू है 10 और C2 की वैल्यू है 9। देखिए दोस्तों 6/2 और ये -3/-1, देखना माइनस से माइनस कैंसिल तो 3 बराबर हो गए। अब हम आगे भी जाएंगे, यानी 10/9। देखो ये तो कट नहीं रहा, यानी ये बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, पहला वाला केस बराबर है, ये बराबर नहीं है, मतलब A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस या इनकंसिस्टेंट। तो दोस्तों ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, वो इसी से रिलेटेड आएगा। अलजेब्रिक के लिए अब हम कुछ और एग्जांपल लेकर के उनकी वैल्यू निकालना सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट तो सारा ही है, बस आप लोग को ये 2 कॉलम लर्न कर लेने हैं ध्यान से, ये 2 कॉलम, ठीक है। जब भी कोई केस आए उसको क्या बोलते हैं, ये सब यहाँ लिखा हुआ है। तो दोस्तों कॉपी कर लो एक बार, आगे बढ़ो। दोस्तों इसको थोड़ा सा और एलोबरेट कर लेते हैं। जैसे ये है ना इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है इसका मतलब, इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है, इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को काटना, है ना। एक ग्राफ के ऊपर जब 2 इक्वेशन एक दूसरे को काट देती है कहीं पर, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है जी। अभी हम बात करेंगे ये क्या है ना। अच्छा कोइंसिडेंट समझ लेते हैं भाई। कोइंसिडेंट का मतलब होता है तीनों, देखो क्या लिखा हुआ है, सब बराबर। इसका मतलब कोई एक इक्वेशन होगी ना, तो दूसरी इक्वेशन सेम टू सेम इसी के ऊपर आ रही होगी, ठीक है दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, ऐसे। अच्छा लास्ट है पैरेलल लाइन, वेरी इजी। पैरेलल का मतलब क्या हुआ, 2 इक्वेशन होगी और वो दोनों पैरेलल होंगी। पैरेलल लाइन का मतलब इनके बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम होगा, है ना जी। ये पैरेलल लाइन की कंडीशंस हो गई, है ना। ये लो जी, यानी कभी भी कोई ग्राफ बनाने के लिए आएगा आप लोगों के सामने, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेगा मतलब दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं कट करेंगी, पैरेलल लाइन बोलेगा तो दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी, है ना। कोइंसिडेंट जो लाइन होगा इसका मतलब दोनों इक्वेशन सेम होगी, कुछ कॉमन लेंगे तो सेम होगी, और जब उसका ग्राफ प्रेजेंटेशन होगा एक इक्वेशन के ऊपर जस्ट दूसरी इक्वेशन भी आ रही होगी, ठीक है जी। तो इस इनका मतलब आप लोग का हो गया क्लियर। एक इंटरसेक्टिंग लाइन था, कोइंसिडेंट लाइन है, और एक पैरेलल लाइन है। दोस्तों इसको अच्छे से पढ़ लेना जो जो मैं मीनिंग बता रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले बताया MCQ के 70 to 80% सम्स इसी के बेस पे आने वाले हैं। दोस्तों एक बार कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का हम समझ लेते हैं। वैसे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट ना सभी बच्चों को मालूम नहीं होता है, क्योंकि बहुत एक डीप नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। कंसिस्टेंट का मतलब सीधी सी बात है, जो 2 इक्वेशंस या 3 इक्वेशंस होंगे ना हमारे पास, उसमें एक ऐसा कॉमन पॉइंट होगा जो सभी में लाई करेगा, सभी में टैली करेगा। देखो जैसे ये 2 इक्वेशन हमने लिए हैं, तो इसमें कोई वैल्यू अपनी तरफ से पुट करो जो दोनों के अंदर सेटिस्फाइड होगा। जैसे अगर हम 0 पुट करेंगे तो 0 नहीं बन रहा, अगर 1 पुट करेंगे तो नहीं बन रहा, अगर हम 2 पुट करें तो 2 यहाँ पे जाएगा 6 3 और 2 यहाँ पे, हाँ जी। देखो अगर y की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं, देखो दोनों इक्वेशन में पुट करते हैं, 2x + 2 = 6, तो 2x, ये 2 दूसरी तरफ भेज दो माइनस, तो 2x = 4, x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो यहाँ पे 2 और 2 आ गया दोनों, यही आप यहाँ पे भी चेक करो। देखो एक इक्वेशन है 4x - 2y = 4, आप सेम वही y की वैल्यू 2 पुट करो, तो 4x - 2 = 4, तो 4x - 4 = 4, तो 4x = 8 आ गया, x = 2। ये देखो मतलब दोस्तों क्या हुआ, एक ऐसा कॉमन पॉइंट 2 2 2 जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है दोस्तों। और इनकंसिस्टेंट का मतलब सीधी सी बात है, कोई भी पॉइंट आप ले लो वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कभी करेगा ही नहीं,
ठीक है दोस्तों, तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट याद रखना, सभी बच्चों को ये नहीं मालूम होता, आप लोग को पता चल गया है अब। ठीक है, एक बार देख लें इसको, आगे बढ़ते हैं अब। बच्चों जो लास्ट कॉलम हमने देखा था अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, इसमें 3 केस आए थे। पहला क्या था दोस्तों, यूनिक सॉल्यूशन, जिसको हम वन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या था, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और तीसरा क्या था, नो सॉल्यूशन। तो वो किसी वैल्यू को निकालने के लिए यूज होती हैं। हम बारी बारी करके हर मेथड के एक एक क्वेश्चंस करेंगे। देखो, जैसे एक है यूनिक सॉल्यूशन, क्वेश्चन में लिखा होगा इन 2 लीनियर इक्वेशंस फाइंड द वैल्यू ऑफ के वेयर द फॉलोइंग इक्वेशंस यूनिक सॉल्यूशंस। ठीक है जी, तो यूनिक सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। वेरी इजी, पहले आप यहाँ पे रेशो फाइंड कर लो। a1 की वैल्यू है k, a2 है हमारे पास 6, b1 है -1, b2 है -2। अब c तो यूज होता ही नहीं है, लिखने की जरूरत ही नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करें हम, है ना। k अपॉन 6 नॉट इक्वल टू -1 अपॉन -2, ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2k नॉट इक्वल टू 6, तो k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3। मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन तब होंगी जब k की वैल्यू 3 के बराबर नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, कॉपी कर लें। बच्चों एक नो सॉल्यूशन का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे भी सेम बात क्या रखी होगी कि लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सबसे पहला काम रेशियो निकाल लो आप, a1 3, a2 2k -1, b1 1, b2 आपके पास k -1 है, c1 है 1 और c2 की वैल्यू है 2k + 1। अब नो सॉल्यूशन का केस लिख दो, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी 3 अपॉन 2k -1 इक्वल टू 1 अपॉन k -1 नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k + 1। अब इसको लिखने का तरीका, ये पेयर बना लो, ये पेयर बना लो, 3 अपॉन 2k -1 इक्वल टू 1 अपॉन k -1 और 1 अपॉन k -1 नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k + 1। वैल्यू निकाल दो, पहले इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3k - 3 इक्वल टू 2k -1, तो ये प्लस का उठा के इधर लाओ, 2k माइनस का हो गया, तो ये कितना हो गया, k इक्वल टू 2। ठीक, और यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक बार इसको भी देख लेते हैं, है ना, डिस्कस कर लेंगे क्या है ये। 2k + 1 नॉट इक्वल टू k -1, तो 2k प्लस के उठा के इधर लिया और नॉट इक्वल टू -1, तो k नॉट इक्वल टू -2। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये नो सॉल्यूशन, ये जो इक्वेशन है, ये नो सॉल्यूशन कब होगा, जब k की वैल्यू आप इसमें 2 पुट करोगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक और छोटा सा एग्जांपल समझ लो। जैसे मान लो यहाँ पे k की वैल्यू आपके पास 2 आ जाती, 2 वैल्यू कोई आ गई, और यहाँ k नॉट इक्वल टू 1 है, तो मतलब इसने क्या बोल दिया कि k की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी। इसका मतलब नो सॉल्यूशन में k की वैल्यू सिर्फ आप 2 ही लोगे, क्योंकि इसने मना कर दिया कि k की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ये 1 यहाँ से डिलीट कर देंगे, तो k की वैल्यू 2 मानी जाएगी, जिस पर वो नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है जी, एक बार कॉपी कर लो इसको। बच्चों अब हम करेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला केस यही है, तो इसके 2-3 क्वेश्चन हम समझेंगे, इसकी कैटेगरी भी है वो भी समझेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ पे m और n की वैल्यू निकालनी है, दोनों लीनियर इक्वेशंस मैनी सॉल्यूशंस पे है। ठीक है जी, चलो जी, सबसे पहले रेशियोज, a1 आपके पास है 2m - 1 और a2 है हमारे पास 3, b1 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू है n - 1, c1 की वैल्यू है 5 और c2 की वैल्यू है 2। ठीक है जी, अब मैनी सॉल्यूशन का केस क्या होता है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। ठीक है जी, वैल्यू लगा दो, 2m - 1 अपॉन 3, 3 अपॉन n - 1, 5 अपॉन 2। तो आपको पता है ये तीनों वैल्यू इक्वल है, हमें निकालनी है m और n की वैल्यू। अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल है तो हम किसी को किसी के बराबर भी रख सकते हैं, राइट। थोड़ा सा स्मार्ट बन जाना दोस्तों। ये वैल्यू एक ऐसी है जिसके अंदर हमारा कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा, मतलब m और n नहीं है, तो इसको अगर हम दोनों के बराबर रख लें,
ये कोई फर्क पड़ा? अरे इतना फर्क पड़ा यहाँ पर, देखो ध्यान से, एम एन की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी बिना इक्वेशन बनाए। देखो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4m -2 और 5 3 जा 15, तो कितना आ गया 4m -2, दूसरी तरफ भेज दो ये 17 हो जाएगा, m की वैल्यू है 17/4। वेरी इजी, आगे कि नहीं इजीली, ऐसे इसको कर दो 5n -5 और 3 2 जा 6, तो कितना हो गया 5n = 11 हो गया, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 11/5 आंसर। तो दोस्तों देखो यहाँ पे स्मार्ट बन जाना, कभी कभी आपके पास ऐसा केस भी आ जाएगा जिसके अंदर mn नहीं होगा, pq नहीं होगा, ab नहीं होगा, तो इसको दोनों के बराबर रखना ताकि कोई इक्वेशन ही ना बने और ऐसी सॉल्व हो जाए। स्मार्ट वर्क इसी को तो बोलते हैं, है ना, दिमाग लगाना थोड़ा काम करने से पहले। कॉपी कर लो इसको। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन समझते हैं, थोड़ा सा टफ है ये। देखो जी, a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है a + b, b1 की वैल्यू है हमारे पास -3, साइन मत छोड़ना ठीक है, और b2 है हमारे पास -a + b -3, ठीक है जी। c1 है हमारे पास 7 और c2 है 4a + b। मैनी सॉल्यूशन, तो तीनों इक्वल होंगे, रख दो बराबर, 2/a + b = -3/-a + b -3 = 7/4a + b। तो अब यहाँ पे, अच्छा इसको पहले आप कैंसिल कर दें। अब यहाँ पे आप लोग स्मार्ट नहीं बन पाएंगे क्योंकि इसके अंदर कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो फ्री ऑफ a एंड b हो। तो इस केस में सीधी सी बात है, इसको रख लो या इसको रख लो, है ना, मर्जी है आप लोग की, किसी को किसी से भी पेयर बना लो। एक ये हो जाएगा और एक इसको रख लेते हैं, है ना, इसको बना लिया ना, इसको मत रखना, इसको कर लो, ये बड़ी इक्वेशन है, खाम का दोनों में क्यों यूज करें। ये हो गया, करो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है जी। पहले 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 3a + 3b = 2 की मल्टीप्लाई करो, 2a + 2b -6, तो 3a + 3b -2a -2b = -6, कितना हो गया a + b = ये आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है जी। ऐसे यहाँ पे कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 4 जा 8a + 2b = 7a + 7b, उठा के एक तरफ ले आओ, -7a -7b = 0, तो 8a बच गया, -5b हो गया = 0, तो a = 5b, ये आपकी सेकंड होगी, है ना। पुट कर दो इसके अंदर, a की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 5b + b = -6, 6b = -6, तो b की वैल्यू आ गई -1। अब यहाँ पुट कर दो इसको, 5 - 1 = -5। देखा दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, आप लोग तो समझदार हैं ही, है ना। तो एक बार देख लो, कॉपी कर लो। देखो जी एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाना है। a1 की वैल्यू है 1, a2 है आपके पास k + 1, b1 है k + 1 और b2 है 9, c1 की वैल्यू है 5, c2 की वैल्यू है 8k - 1। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब सब इक्वल है, इट मीन्स 1/k + 1 = k + 1/9 = 5/8k - 1। सब में k है ना, है ही, तो पेयर बना लेते हैं, k + 1 = k + 1/9 ऐसे, और k + 1 या ऐसा करो ना, इसको बराबर कर लो, है ना, 1/k + 1 = 5/8k - 1, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k + 1 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 हो गया, तो स्क्वायर है ना, एक काम करते हैं, स्क्वायर अगर इधर भेज दें हम, आइडेंटिटी ओपन मत करो, थोड़ा सा स्मार्ट बन जाओ ऐसे करके, ठीक है जी। तो अब ये क्या हो गया, +-3 हो गया, तो बस एक बार इसको प्लस का 3 यूज़ कर लो और एक बार इसको माइनस का यूज़ कर लो, तो k की वैल्यू एक तो आ जाएगी 2 और एक आ जाएगी -1।
4। अब दोनों में से कौन सी वैल्यू लेनी है, इसके लिए आपको ये सॉल्व करना होगा। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या आ गया, 8k माइनस 1 इक्वल टू 5k प्लस 5। तो 8k माइनस 5k इक्वल टू 5 प्लस 1 कितना हो गया, 3k इक्वल टू 6। तो k की वैल्यू आ गई 2। तो देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2, राइट। ये तो कहीं है ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा, k की वैल्यू -4 जब आप इसमें पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो इसीलिए k की वैल्यू जो होगी हमारी फाइनली क्या होगी, 2। इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लिया था। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, यहाँ पे k की वैल्यू हमने निकाली तो 2 आ गई, वहाँ निकाले तो k की वैल्यू 1 ही हो रही है। तो दोनों में जो कॉमन वैल्यू होगी वही हमारा इनफाइनाइट मेन्यू सॉल्यूशन को सेटिस्फाइड करता होगा। जो नहीं है वो आप इग्नोर कर देंगे। ठीक है जी, एक बार कॉपी कर ले इसको। बच्चों आप लोग का ये टॉपिक हो गया ख़त्म। मैंने इस वीडियो में जो भी बातें बताई हैं इस टेबल को लेकर के बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके पढ़ लेना। डीप और बेस नॉलेज आप लोग का बहुत अच्छा हो जाएगा। MCQ के सम्स जब आप करेंगे ना तो देखना नथिंग विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, ईजिली हो जाएंगे वो क्वेश्चंस। बस थोड़ा सा वो जो टेबल मैंने आपको बताई ना, टेबल में सेकंड लास्ट और लास्ट वाली टेबल है, उनको अच्छे से लर्न कर लेना। भाई केसेस पता होंगे तभी तो आप बता पाओगे ना आंसर, कि इनफाइनाइट मेन्यू सॉल्यूशन कौन सा है, कंसिस्टेंट किसे बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट किसे बोलते हैं, है ना। ग्राफिक सॉल्यूशंस पे कौन सा पैरेलल लाइन होगा, कौन सा कोइंसिडेंट लाइंस होगा। तो सारी मैंने बातें इस वीडियो में डिस्क्राइब कर दी हैं, आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और बाकी कोई भी दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। हमारी अगली वीडियो में मैं MCQ बेस्ड इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेकर आऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।